आज के सेशन में अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 जहाँ से अपना बाकी है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर अपन ने पढ़ा था कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। उसके बाद लास्ट के अंदर अपन ने देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर उसका कैपेसिटेंस अपन ने कैलकुलेट किया था। क्या फॉर्मूला आया था उसके अंदर कैपेसिटेंस का? कैपेसिटेंस अपन ने कैलकुलेट किया था और ये कैपेसिटेंस, ठीक है, कुछ फॉर्मूला अपन ने कैपेसिटेंस के उससे पहले भी एक फॉर्मूला देखा था। सबसे पहले कैपेसिटेंस जब डिफाइन किया था तब फॉर्मूला अपन ने कौन सा देखा था? C इक्वल टू Q ओपन V। ये फॉर्मूला अपन ने देखा था कैपेसिटेंस का, C इक्वल टू Q ओपन V। यहां से इसका मेन फॉर्मूला था, यहां से अपन ने इसकी यूनिट वगैरह सब डिराइव की थी। उसके बाद अपन ने कैपेसिटेंस का एक और फॉर्मूला देखा था, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये फॉर्मूला किसके लिए देखा था? ये देखा था स्फेरिकल कंडक्टर का, कि अगर स्फेरिकल कंडक्टर दे रखा है और इस स्फेरिकल कंडक्टर का हमें कैपेसिटेंस निकालना है तो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। उसके बाद एक और फॉर्मूला देखा था, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये फॉर्मूला देखा था कैपेसिटेंस का, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और ये फॉर्मूला किसका देखा था? तो ये देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ कंडक्टर था, यहाँ आ गया था कैपेसिटर, क्योंकि हमने सबसे पहले कैपेसिटेंस पढ़ा था। कैपेसिटेंस के बाद हमने देखा था स्फेरिकल कंडक्टर, इसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है, उसके अंदर एक न्यूमेरिकल किया था। फिर हमको कैपेसिटी हम देखे थे कि अगर अर्थ की रेडियस जितना बड़ा एक स्फेरिकल कंडक्टर ले ले, फिर भी इसकी जो कैपेसिटी है वो 1 फैराड नहीं हो पाती है। इसकी कैपेसिटी हमने कितनी देखी थी? 711 into 10⁻⁻⁶ फैराड, इतनी कैपेसिटी इसकी देखी थी। उसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया था कैपेसिटर को, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस बहुत कम होता है, अगर नॉर्मल कंडक्टर ले तो उसके पास इतना कैपेसिटेंस होता नहीं है। तो फिर हमने कंडक्टर कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस किया था कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए, और उसके अंदर अपन ने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसके आगे देखते हैं अपन, यह तो पहले पढ़ा था वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, अपन देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अपने देखा था दो प्लेट्स थी पैरेलल, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज था, और उसका कैपेसिटेंस कितना था? C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जिसमें A क्या था? प्लेट का एरिया। प्लेट का हमने जो डायग्राम बनाया था फ्रंट साइड का डायग्राम बनाया था, आगे की तरफ था। वैसे प्लेट के पास ये इस तरह से कुछ एरिया था, ये प्लेट थी इस तरह से, दो ये इस तरह से इतनी साइज की प्लेट होती है, और हम जो डायग्राम बनाते हैं वो इस फ्रंट का बनाते हैं। ये फ्रंट आगे वाला जो हिस्सा है उसका डायग्राम बनाते हैं, पीछे वाला भाग अपन बनाते नहीं है, लेकिन वो पीछे वाला भी भाग होता है। इसका एरिया कितना होता है? कैपिटल A। दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? D। और दोनों प्लेट के बीच में मीडियम क्या था? एयर। ये मीडियम एयर था, तब इसका कैपेसिटेंस C इक्वल टू कितना निकला था? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये कैपेसिटेंस आया था, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो, अब इसके बाद हमें क्या करना है? अगर मीडियम हम बदल दे, ठीक है, अगर हम मीडियम बदल दें, एयर जो मीडियम है फ्री स्पेस, उस मीडियम को रिप्लेस कर दें और डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें। कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम कुछ भी हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमने डाल दिया, पेपर, ऑयल वगैरह कुछ भी हो सकता है, उसको हमने डाल दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको दे रखा है एप्सिलॉन r। ये प्लेट्स दे रखी है, ये पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, और ये नेगेटिव प्लेट माइनस। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये प्लेट बना दी। अब इसके अंदर बीच में यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने, इधर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने डाल दिया, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने मान लिया कितना है? एप्सिलॉन r। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? एप्सिलॉन r। अब इसका कैपेसिटेंस कैसा होगा? तो डायरेक्टली हमको निकालना आता है कैपेसिटेंस C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये होता है। और अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r है, तब कैपेसिटेंस C इन मीडियम, कैपेसिटेंस इन मीडियम, सिंबल क्या यूज किया? Cm, m का मतलब इन अनदर मीडियम, कितना हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और एप्सिलॉन r का मल्टीप्लाई वहां करना है जहां आपको एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट डॉट एप्सिलॉन r। ये फॉर्मूला आ गया किसका? कैपेसिटेंस
ठीक है, इन मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ अनदर मीडियम, एयर या फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम है तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये बन जाएगा। डायरेक्ट बनाने आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बनाया था, पोटेंशियल का भी बनाया था, फोर्स का भी हमने बनाया था, उसी तरह से ये कैपेसिटेंस का हमने बना दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दे हम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आ रहा है, तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ये पहले का था, मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं। ये तो डायरेक्ट अपन ने किया, अब इसको पूरा सोल्व करना है, पूरा इसका डेरिवेशन करना है। तो फर्स्ट इसकी हेडिंग है। अब नेक्स्ट अपन हेडिंग करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके पहले पढ़ा था। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, तो ये अपना क्या इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, क्या चेंजेस होंगे, वो सब अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को बनाना है कैपेसिटर, और उस कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में किसको रखना है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को। तो सबसे पहले ये बना देते हैं कैपेसिटर, ये पॉजिटिव और ये प्लेट हो जाएगी आपकी नेगेटिव। ये बना दिया कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की प्लेट का एरिया कितना है, इसका एरिया है कैपिटल ए, ये बना दिया एरिया। दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस हमने लिख दिया स्मॉल डी, ये होगी डिस्टेंस। अभी दोनों प्लेटों के बीच में मीडियम क्या है, एयर। हमें इस एयर को रिप्लेस करना है किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम से। ठीक है, हमने यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा, ठीक है, कहाँ रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। और हमने पढ़ा था जब भी किसी डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर एक इंड्यूस डायपोल मूवमेंट बन जाता है। ठीक है, उसके अंदर डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाता है, और यहाँ पर इसके अंदर डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाएगा। जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पर देखो, ये पहला मॉलिक्यूल्स, ये इसके अंदर भी भर रखा है, ये अपन ने मीडियम पर रखा है डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, ये, और ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अरेंज हो गए। ये इन्होंने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो किया। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, तो यहाँ पर सारे कौन से देंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये माइनस वाले ये सारे नेगेटिव। यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, और फिर ये वाला नेगेटिव, ये इस तरफ नेगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव। अब क्या क्या चेंजेस होंगे, सबसे पहला चेंज क्या हुआ, ये हमने पहले पढ़ लिया है कि जब भी किसी डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यहाँ पर कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E इक्वल टू कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने इससे पहले वाले डेरिवेशन में निकाल रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमने रख दिया, इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ये पूरा भर दिया। ठीक है, सबसे पहले डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर क्या हुआ, मान लो ये पोलर था, ठीक, पोलर था तो पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी सेपरेट थे, इसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव सेपरेट था, तो इन सारे डायपोल जो थे, ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स के जो डायपोल थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो गए। ठीक है, सारे ये एक ही लाइन में, ऑर्डर में, एक ही ऑर्डर में ये सारे अरेंज हो गए। जो पॉजिटिव प्लेट थी वहां पर सारे नेगेटिव, और जो नेगेटिव प्लेट थी वहां पर सारे पॉजिटिव। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले इसके अंदर लैंग्वेज क्या आ जाएगी, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस of dielectric constant epsilon r is placed between a dielectric substance of dielectric constant epsilon r is placed between the plates of capacitor.
फ्लैट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, भर दिया हमने। ठीक, अब क्या होगा, इन्होंने जितने भी ये डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स थे उनके जो डायपोल मोमेंट है या मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे अरेंज हो गए। अब देखो, अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। ये पॉजिटिव नेगेटिव पास में कैंसिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इससे जितने पॉजिटिव नेगेटिव है ये कैंसिल कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जितने भी है बीच में वाले जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव है पास पास आए उन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ये पॉजिटिव नेगेटिव बहुत पास है, कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सारे एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर जो प्लेट ए है उसके जस्ट पास कौन सा चार्ज रहेगा, ये नेगेटिव की एक लेयर बन जाएगी, ये नेगेटिव की पूरी एक लेयर रहेगी, ये कैंसिल नहीं होगी। उसी तरह से माइनस वाली प्लेट देखेगा कैपेसिटर की, प्लेट बी या माइनस प्लेट है, वहां पर कौन से चार्ज की लेयर रहेगी, ओनली पॉजिटिव, क्योंकि बीच वाले जो है वो तो सारे कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर भरा, डाइलेक्ट्रिक बढ़ते ही जितने भी डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स हैं उनके डायपोल है वो अरेंज हो गए, और अरेंज होते हैं उनके जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव हैं वो सारे कैंसिल हो गए। सिर्फ कौन से एक साइड एक नेगेटिव की लेयर बचेगी और एक पॉजिटिव की लेयर बचेगी। कौन से नेगेटिव की लेयर बचेगी, तो ये वाली जो प्लेट है, प्लेट ए के पास वाली जो नेगेटिव लेयर है ये बचेगी, और नेगेटिव जो प्लेट है उसके पास वाली जो पॉजिटिव लेयर है ये वाली पूरी लेयर बचेगी। मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव की एक लेयर और यहाँ पर एक पॉजिटिव की एक लेयर है, इसको मैंने नाम देता नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है, ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ dielectric arrange itself in the direction of external electric field। ठीक है, सबने जितने भी मॉलिक्यूल्स थे डाइलेक्ट्रिक के उन सब ने अपने आप को अरेंज कर दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से। अब ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए और खाली कौन सी लेयर बचेगी, यहाँ पर एक सरफेस, यहाँ पर ये प्लेट बनेगी, पूरी डाइलेक्ट्रिक की प्लेट बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लेटों के यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक भरा है तो प्लेट का जो साइज होगा, जो एरिया होगा उसी साइज का अंदर डाइलेक्ट्रिक भी भरा होगा। ठीक है, अंदर हमको डाइलेक्ट्रिक भरना है सब्सटेंस, तो ये जो प्लेट है दोनों, उन प्लेट का जो साइज होगा, जो एरिया होगा, जो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस होगी उसी के अंदर डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा। तो उसी साइज का बनेगा डाइलेक्ट्रिक जो है वो भी, तो ये प्लेटों का जो एरिया है वो उतना ही एरिया किसका हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक का। ठीक है, तो अब अपन लिख सकते हैं यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ डेवलप हो गई और उसको हम लिख सकते हैं, यहाँ इस वाली प्लेट है, ये जो डाइलेक्ट्रिक की जो प्लेट है वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने मान ली सिग्मा पी, पोलराइजेशन से बन रहा है इसलिए इसको सिग्मा पी, और इसको भी नाम दे दिया सिग्मा पी, लेकिन ये प्लस वाले जिसको प्लस सिग्मा पी उसको माइनस सिग्मा पी। तो हम लिख सकते हैं नाउ माइनस सिग्मा पी। ठीक है, ये क्या है, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी towards the positive plate of कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट है, कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट है वहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी बनी है वो कितनी है, माइनस सिग्मा पी। यहाँ पर ये प्लेट बनेगी पूरी, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की एक प्लेट होगी और उस प्लेट पर कौन सा चार्ज होगा, सारा माइनस, तो वहां का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस सिग्मा पी, और ये इंड्यूस हुई है इसलिए इसको लिख सकते हैं इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसी तरह से प्लस सिग्मा पी, ये क्या है, ये भी इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी टुवर्ड्स
अब ये किसकी तरफ बना है, माइनस वाली प्लेट पे, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। देखो पूरा प्रोसेस फिर से देख लो। हमने सबसे पहले कैपेसिटर की प्लेट ली और उन प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया। कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, एमोनाइट हो सकता है, पेपर हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसके अंदर भरा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था। तो उन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स थे वो सबसे पहले अरेंज हुए, ठीक है। उन्होंने उनके जो डाइपोल मोमेंट पहले कैंसिल हो रहे थे, अब कैंसिल नहीं हो रहे, सारे सारे एक लाइन के अंदर ये लीनियरली इनका अरेंजमेंट हो गया। लेकिन इसके अंदर हुआ क्या, बीच वाले जो मॉलिक्यूल्स थे जिनके पॉजिटिव नेगेटिव पास में थे, सबके पास में हुआ, क्योंकि सारे सारे एक लाइन में अरेंज हो रहे हैं। ये तीनों एक लाइन में, ये तीनों एक लाइन में, ये तीनों, इसका पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, इसका पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, ये कैंसिल हो गए। इस वाली लाइन में भी ऐसा ही हुआ। सब जितनी भी लाइन से हो रही है, जितने भी मॉलिक्यूल्स की जो लाइन बनी थी उन सब में क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए। तो जो फर्स्ट जो था मॉलिक्यूल्स, उन सब के नेगेटिव बच गए ये, और लास्ट वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पॉजिटिव बन गए। तो नेगेटिव की एक लंबी लेयर बन गई, ठीक है, और पॉजिटिव की एक लेयर बन गई। हमने लिखा कि वहां पर लेयर बनने से उस पर सब कुछ डेंसिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो लेयर है उसकी उतनी ही साइज होगी जो इस कैपेसिटर की प्लेट की है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी प्लेट है, उस पर माइनस, यहाँ पर चार्ज कौन सा, माइनस है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हमने कौन सा ले लिया, इसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी मान ली, उसकी कितनी हो जाएगी, सिग्मा पोलराइजेशन से बनी, ड्यू टू पोलराइजेशन, तो पी सिंबल और माइनस है, और यहाँ पर प्लस सिग्मा पी। अब देखो क्या ये, अब यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक की कौन सी प्लेट है, माइनस वाली, और ये डाइलेक्ट्रिक की प्लस वाली प्लेट। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से हो जाएगा, माइनस से प्लस, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने नाम दिया ईपी, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ ईपी, इसको लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और ये इसके अंदर डेवलप हुआ है, ये डाइलेक्ट्रिक की वजह से डेवलप हुआ है। ये यहाँ पर पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन से एक प्लेट पॉजिटिव की होगी, एक प्लेट नेगेटिव की होगी, जिससे माइनस से प्लस, सॉरी प्लस से माइनस, ठीक है। और बाहर देखें तो ये वाला, यहाँ कैपेसिटर की प्लेट को देखें तो कैपेसिटर की प्लेट में डायरेक्शन माइनस से प्लस है, लेकिन बनाया जिसने है उसकी डायरेक्शन अपन देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस ये वाली प्लेट है, ये पहली प्लेट, और ये इसकी दूसरी प्लेट है। ये वाली प्लेट पॉजिटिव की है, ये प्लस की, ये वाली प्लेट माइनस की। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, बाहर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला कैपेसिटर की प्लेट है, ये कैपेसिटर की प्लेट है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, ऑपोजिट है। ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, और ये लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर की प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, जो पहले था कितना था, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर नहीं था। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इंट्रोड्यूस करने से एक डाइलेक्ट्रिक की एक लेयर बन गई पॉजिटिव की, और इधर इस तरफ एक लेयर बन गई नेगेटिव की, जिसकी वजह से एक प्लस की लेयर और एक माइनस की लेयर, जिसकी वजह से प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, जिसको हमने नाम दे दिया ईपी, ठीक है। लेट अगर आप लिखे इफ सिग्मा इक्वल टू, अब ये वाली जो प्लेट है इसकी भी डेंसिटी होगी कुछ, कैपेसिटी की जो प्लेट है उसको भी हमने चार्ज दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया है, उसके पास भी कुछ एरिया है, तो उसके पास भी अपनी कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, जिसको हमने नाम दे दिया सिग्मा, ठीक है। तो इफ सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, ये किसकी है, कैपेसिटर की है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देगा, देन E इक्वल टू, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। उसी तरह से फिर देखो, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
ये वाला EP ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, ये कितना हो जाएगा EP इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा तो सिग्मा P। डाइलेक्ट्रिक के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी थी, तो ये हमने लिखी थी सिग्मा P। डाइलेक्ट्रिक की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक पढ़ने के बाद जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुई थी वो कितनी थी, सिग्मा P डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, तो ये वाला कैपेसिटर की प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, तो ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंट्रोड्यूस करने पर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बाहर, ठीक है, लास्ट जो लेयर थी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की, वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है। ये बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की प्लेट वाला, और ये जो अंदर इंड्यूस हुआ है ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, thus रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो इसका नाम तो E स्मॉल r या E नॉट या E1 नाम दे दो। ठीक है, E तो ले रखा सिंबल, या फिर इसको E नॉट नाम दे दो, E नॉट, या E नॉट कर दो। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इक्वल टू, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसका और माइनस करना है, तो E नॉट माइनस EP। सॉल्व करो इसको। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, E नॉट की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस EP की वैल्यू कितनी है, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल दो। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना आया, सिग्मा कॉमन आया, सॉरी एप्सिलॉन नॉट कॉमन है दोनों में, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा P, अंदर बचेगा इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, और देखते हैं इसको आगे। ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया मेथड, अलग मेथड से, कि पहले कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, फिर अंदर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया तो पॉजिटिव नेगेटिव की लेयर बनी, फिर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाया, दोनों इलेक्ट्रिक ऑपोजिट थे, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद ये पूरा कैंसिल नहीं होगा, कुछ पोर्शन बचेगा, कैंसिल करने के बाद माइनस किया तो कितना पोर्शन बच रहा है, तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना पार्ट इसका बचेगा। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला भी हमको पता है, ठीक है, कि डाइलेक्ट्रिक अगर हमको दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इक्वल टू कितना था, ये रहा E नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने डाला और उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन r, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये भी हम निकाल सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करना है, लेकिन ये दोनों अलग अलग मेथड से अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट किया, एक दूसरा मेथड भी है अपने पास, पहले अपन पढ़ चुके हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है, एप्सिलॉन r। अगर आपको एप्सिलॉन r दे तब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो कितना होगा ये हमको पता, E इक्वल टू एफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। जहां एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है वहां एप्सिलॉन r से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिना किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के निकाला अपन ने। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे सेम, लेकिन दोनों के मेथड अलग अलग निकाले। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ये कैलकुलेट किया। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो दोनों को बराबर रखो। यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी हैव सिग्मा p की वैल्यू हमको निकालनी है कि कितना इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी आई
ठीक है, इसकी वैल्यू को निकालनी है। तो दोनों को बराबर लिखो, कितना आ जाएगा 1/ε0 सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल टू कितना आ जाएगा सिग्मा ε0 डॉट एप्सिलॉन आर, क्या कैंसिल हो जाएगा, तो ε0 से ε0 कैंसिल, ε0 से ε0 कैंसिल। और इसको सॉल्व करो आगे, जब इसको आगे और सॉल्व करोगे तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन आर, सिग्मा अपन एप्सिलॉन आर। हमें निकालना क्या है सिग्मा पी, तो सिग्मा पी इक्वल टू इसको इधर लाओ बराबर के, ये पॉजिटिव का आ जाएगा, यहाँ इसको इधर ले जाओ सिग्मा माइनस सिग्मा अपन एप्सिलॉन आर। अब क्या कॉमन आ रहा था सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपन एप्सिलॉन आर। ये हमने रिलेशन निकाल दिया। इंड्यूस, ये क्या था इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका फॉर्मूला हमने यहाँ से निकाला। चलो इसको थोड़ा और आगे देखते हैं। पोलराइजेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी जब हमने डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था, पोलर नॉन पोलर पढ़े थे, और उसके अंदर इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइलेक्ट्रिक किस तरह से बिहेव करता है वो देखा था, उसके अंदर हमने पोलराइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, अब उसके अंदर डेफिनेशन में क्या पढ़ी थी, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ, एक और रिलेशन यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन किसके इक्वल होता है, तो हमने लिखा था ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा यहाँ पर पोलराइजेशन होता रहेगा मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पर ये एक ग्रीक कांस्टेंट यूज किया था अपन ने, जिसका नाम दिया था ससेप्टिबिलिटी डॉट कांस्टेंट इनटू ई। यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल अपन ने क्या ले रखा है, ई, तो यहाँ पर भी सिंबल क्या यूज करेंगे, ई। ये अब डेफिनेशन हमने बनाई थी किसकी, पोलराइजेशन की। जब डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर ये फॉर्मूला हमने बना था। अब देखो ये अपने इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 5, और यहाँ लिखो हियर मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन is equal to, अब कितना पोलराइजेशन हुआ हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कितना पोलराइजेशन हो रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर कितने सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप हो रही है उस पे डिपेंड करेगा, किस पे, सिग्मा पी पे। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी, इसकी माइनस सिग्मा पी इसकी प्लस सिग्मा पी, जितने यहाँ पर माइनस डेवलप होते जाएंगे उतने ही आप पॉजिटिव बनते जाएंगे। तो कितना पोलराइजेशन हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। हम लिख सकते हैं हियर मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल टू इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस P को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, सिग्मा P के बराबर लिख सकता हूँ, P इक्वल टू सिग्मा P। अब इन दोनों इक्वेशन को बराबर रखो, यहाँ से सिग्मा P की वैल्यू और यहाँ से E की वैल्यू, तो यहाँ पर एक रिलेशन आ जाएगा अपना। ठीक है, उस रिलेशन को लिखो, एक और रिलेशन आ जाएगा, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 6, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 7। यूजिंग इक्वेशन 5, 6 and 7। तो एक और रिलेशन आएगा यहाँ पर, तो अपन ने निकाला फॉर्मूला किसका, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी का, और यहाँ पर उसका इस कांस्टेंट के साथ रिलेशन देखते हैं अपन। तो रिलेशन क्या आ जाएगा, यहाँ से पोलराइजेशन ये कितना आ जाएगा, सिग्मा पी के बराबर हो जाएगा। तो सिग्मा पी की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल टू, इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो सिग्मा पी की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 5 से ये आई, इक्वल टू कांस्टेंट, ग्रीक कांस्टेंट ससेप्टिबिलिटी का, और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इसके नीचे यहाँ पर ई, इसको काई बोलते हैं। ठीक है, और एक्स थोड़ा ढंग से बनाना, एक्स की तरह मत बनाना। ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा मोड़ के और ये सीधी लाइन,
इनटू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना निकाला था, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था अपना, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से डॉट करके दो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आए थे, तो एक वैल्यू लिख दो, इसको हटा दो। ये आया था अपना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल। ठीक है, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल और कुछ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर एप्सिलॉन एलसीएम ले ले एप्सिलॉन आर का, तो यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन आर माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है, अपॉन ये डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, फिर एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई करो, तो ये ससेप्टिबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1, ये एक रिलेशन आ जाएगा। ये किस किस का बीच का रिलेशन है देखो, तो जितने भी कांस्टेंट है उन सब का रिलेशन है। इसको हमने नाम क्या दिया था, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये अपना इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, ये एप्सिलॉन आर, इसको अपन ने नाम दिया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इन दोनों के बीच का ये रिलेशन है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच का ये रिलेशन है। और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट एप्सिलॉन आर माइनस 1, नॉट कर लो इसको। यहां तक ये पूरा अपना फर्स्ट इसका पोर्शन कंप्लीट। डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट अपन ने देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट अपना सेकंड डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये तो नॉर्मल बीच में डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट समझाने के लिए था। डाइलेक्ट्रिक अगर इंट्रोड्यूस करें तो क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होता है, ये अपन ने देखा था। अब इसके अंदर मैंने अपना जो डेरिवेशन है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लें और उसकी दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कंप्लीटली फिल कर दे। ठीक है, डेरिवेशन ध्यान से लिखना, एग्जाम में दो डेरिवेशन है, कंप्लीटली और पार्शियली। तभी हमको दे रखा है कंप्लीटली अगर डाइलेक्ट्रिक पूरा बढ़ दे, दोनों प्लेटों के बीच में पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक बढ़ दे, तो नया कैपेसिटेंस कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो टॉपिक अपना हेडिंग हो जाएगी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when dielectric is completely filled. Completely filled in it. डाइलेक्ट्रिक पूरा इसके अंदर भरा हुआ है। एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना देते हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इसके बीच में प्लेटों का एरिया कितना होगा, तो कैपिटल ए इसका एरिया है, और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल टी। और इसके बीच में अपन ने यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया। एरिया हमको दे रखा है कैपिटल है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है स्मॉल डी, और जब अपन ने डाइलेक्ट्रिक भरा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है एप्सिलॉन आर। अब इसकी लैंग्वेज लिख देते हैं, जो डायग्राम के अंदर अपने को दे रखा है एज इट इज वो पूरा पूरा अपन लैंग्वेज के अंदर लिख देंगे। तो कंसीडर ए कैपेसिटर ऑफ एरिया A and consider a capacitor of area A and distance between the plates is D and it is
filled with dielectric, and it is filled with a dielectric whose dielectric constant is epsilon r। ये लैंग्वेज हो गई, इतना एक बार अच्छे से उतार लीजिए पहले लैंग्वेज, उसके बाद उसका डायग्राम। अब इसके बाद इसका थोड़ा सा डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन अपन कर देंगे। आंसर तो आपको पता है कि इसका आंसर कितना आएगा, c इक्वल टू कितना आ जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। ये इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जब मीडियम क्या था एयर, और अपन ने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन r। तो अब कैपेसिटेंस भी कितना होना चाहिए, a एप्सिलॉन नॉट डॉट एप्सिलॉन r डिवाइड बाय d। लेकिन इसको डेरिवेशन के फॉर्म में हमको करना है, तब इसका अपन डेरिवेशन करेंगे। चलिए सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो लिखो, इसके अंदर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कितना होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमको पता है, पहला अपन ने यूज किया था E इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल निकाल सकते हैं, सेकंड प्रोसेस अपना क्या होता था, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स कितना आ जाएगा, V इक्वल टू E इंटू डी। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, E की वैल्यू रखो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू डी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब कैपेसिटेंस की डेफिनेशन यूज करो, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। क्या होता है कैपेसिटेंस, C इक्वल टू Q अपॉन V। यहां से कैपेसिटेंस C इक्वल टू, ठीक है, कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन V। V की वैल्यू रखेंगे Q अपॉन कितना हो जाएगा, या फिर यहाँ पर एक बार सिग्मा की वैल्यू रख लो तो Q से Q कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको और क्या लिख सकता हूँ, V इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, Q अपॉन ए। चार्ज इसको हमने कितना दिया है, इसको कैपिटल Q चार्ज दिया हमने, इसका एरिया कितना है प्लेट का ए, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू डी। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकंड। तब इसकी वैल्यू यहाँ रखो तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेम प्रोसेस है, इससे नया क्या आ गया, एप्सिलॉन r जुड़ गया। C इक्वल टू Q अपॉन Q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ये पूरा कहाँ चला जाएगा, ऊपर Q से Q कैंसिल, तो C इक्वल टू कितना आया, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r डिवाइड बाय डी। ये अपने पास कैपेसिटेंस नया आया, डायरेक्ट अपन निकाला तो वो भी यही है, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन डी। C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट इनटू r अपॉन डी। ठीक है, ये अपना नया कैपेसिटेंस आया। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा व्हेन डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते ही कैपेसिटेंस उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन r का मल्टीप्लाई, यहाँ एप्सिलॉन r ऊपर आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ रहा है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इनटू एप्सिलॉन r। और ये अपना कौन सा था, पुराना कैपेसिटेंस, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इनटू एप्सिलॉन r। पुराना कैपेसिटेंस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो अपने को नया कैपेसिटेंस मिलेगा। पुराना कैपेसिटेंस मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर, नया कैपेसिटेंस इसका मतलब व्हेन डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं कैपेसिटेंस, या फिर इसको नोट करके लिख सकते हो यहाँ पर Cm इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, पुराना कैपेसिटेंस C डॉट एप्सिलॉन r, जिसमें Cm क्या है, तो कैपेसिटेंस, यहाँ पर तो सिंबल अपने C ले रखा है क्योंकि डेरिवेशन कर रहे थे। यहाँ पर सिंबल आप दोनों C नहीं ले सकते, एक को नाम दे दिया Cm और दूसरे को नाम दे दिया C। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये कौन सा C, और ये जो C था उसको क्या नाम दिया M, तो इसका नाम क्या है, कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड। ठीक है, और ये C क्या आ जाएगा, ये है कैपेसिटेंस
इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और एप्सिलॉन आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको पूछेगा अगर किसी एयर की प्रेजेंस में कैपेसिटेंस दे रखा हो और फिर आपको पूछे कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, तो नया कैपेसिटेंस कितना होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नया कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो ये अपना सेकंड डेरिवेशन। पहले अपन ने देखा था ओनली कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसके अंदर जोड़ दिया कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर भर दे, ठीक है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फिल्ड इन इट, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर पूरा भर दिया तब कैपेसिटेंस इसका कितना हो जाएगा। ये अपना सेकंड डेरिवेशन भी कंप्लीट।